दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। आज की इस वीडियो लेक्चर में अध्याय संख्या 2 विलयन से एक टॉपिक है गैस की द्रव्य में विलयता। मतलब गैस को द्रव्य में विलय करने पर कौन कौन से ऐसे कारक है जो गैस की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करते। कई बार यहाँ से सवाल भी आ रखा है आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। तो इसी वाले टॉपिक की आज अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, गैस की द्रव्य में विलयता। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अगर अभी तक आपने एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो घंटी वाला आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे नया वीडियो अपलोड होगा उसकी सूचना आपके पास आ जाएगी। तो देखिए आज का टॉपिक गैस की द्रव्य में विलयता। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, कारक है जो गैस की द्रव्य में विलयता को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो आइए स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट से अपन इसको स्टार्ट करते। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है द्रव्य की विलयता के लिए, किसी विलायक में, विलायक का मतलब ये तो पता है कि विलयन में दो कारक होते हैं, एक तो विलय होता है और दूसरा विलायक होता है। विलय होता है वो कम मात्रा में उपस्थित होता है और विलायक क्या है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। और विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करता है, विलायक करता है। मतलब जिस भौतिक अवस्था का विलायक होता है विलयन की भौतिक अवस्था भी उसी विलायक की तरह ही होती है। मतलब अगर मान लीजिए आपने विलायक गैस लिया है तो विलयन भी कौन सी प्रकृति का होगा, गैसीय प्रकृति का। अगर आपने विलायक ठोस लिया है तो विलयन की भौतिक प्रकृति भी कैसी होगी, ठोस प्रकृति होगी। अगर आपने विलायक द्रव लिया है तो फिर विलयन की प्रकृति भी कैसी होगी, द्रव प्रकृति होगी। तो यहां पर देखिए पहला पॉइंट क्या है, किसी विलायक में गैस की विलयता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कौन कौन से कारक है जो गैस की द्रव्य में विलयता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक देखिए गैस की प्रकृति। तो जो भी गैस आप अगर उसको किसी विलायक में विलय कर रहे हो तो उस वाली गैस की प्रकृति है वो गैस की विलयता को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए गैस की प्रकृति में, वे गैसें जो विलायक से अभिक्रिया करती है अथवा विलयन में आयनित होती है वह बहुत अधिक विलयशील होती है। मतलब इस प्रकार की गैसें जो या तो विलायक से क्या कर ले, अभिक्रिया करके यौगिकों का निर्माण कर दे, अथवा विलयन में क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। तो वो वाली गैसें विलायक में बहुत ही अधिक क्या होती है, विलयशील होती है। उदाहरण देखिए अमोनिया NH3, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जल में अत्यधिक विलयशील। मतलब ये जो तीन गैसें बोली है, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसें क्या होती है, जल के अंदर अत्यधिक घुलनशील है। अब अत्यधिक घुलनशील है तो दो ही कारण हो सकता है। पहला कारण क्या है कि इन गैसों ने या तो विलायक के साथ अभिक्रिया करके नए यौगिक का निर्माण किया है अथवा इन गैसों का विलयन में क्या हो गया होगा, आयनन हो गया होगा। जल में घुलकर ये गैसें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड लिक्विड और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया बोलना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तीनों गैसों के लिए अपन पर्टिकुलर मेंशन करेंगे। सबसे पहले वाली गैस कौन सी थी, अमोनिया गैस। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया अमोनिया गैस। विलायक क्या ले रखा आपने, जल, तो विलायक मैंने मेंशन कर दिया जल का अणु मेंशन कर दिया। जैसे आप अमोनिया को विलायक जल में घोलोगे तो आपको यह भी पता है कि अमोनिया होता है वो किसकी तरह व्यवहार कर सकता है, क्षार की तरह। और जल होता है ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। लेकिन अमोनिया जब क्षार की तरह व्यवहार करेगा तो फिर जल किसकी तरह व्यवहार करेगा, तो जल फिर उस वाली कंडीशन में व्यवहार करेगा अम्ल की तरह। किसकी तरह व्यवहार करेगा, अम्ल की तरह। तो कौन सी अम्ल अभिक्रिया हो जाएगी, अम्ल क्षार अभिक्रिया हो जाएगी। और क्षार को एक ही काम आता है, प्रोटॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। तो देखिए यहां से अगर यहां से एक हाइड्रोजन ले लेगा तो निर्माण किसका हो जाएगा, NH4 प्लस अमोनियम और साथ में क्या बन जाएगा, OH माइनस। मतलब निर्माण किसका हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो देखिए अमोनिया ने जल के साथ अभिक्रिया करके, जल क्या है, विलायक है, तो अमोनिया विलायक के साथ अभिक्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर रहा है। और यौगिक कौन सा है,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसीलिए इसकी विलयशीलता क्या होती है, अधिक होती है। दूसरी जो आपको गैस मेंशन कर रखी थी कौन सी थी, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, कौन सी अवस्था में है अभी, गैसियस अवस्था में। साथ में देखिए विलायक कौन सा है, जल ले रखा है H2O, ये कौन सी अवस्था में होता है, जल होता है आपकी द्रव अवस्था में। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपने हाइड्रोजन क्लोराइड को जल के अंदर आप मिक्स करते हो, मिश्रित करते हो, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। आयनन किस प्रकार से होगा, H+, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में से कम विद्युत ऋणता किसकी है, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन पर कौन सा आ गया, प्लस आ गया। और जलीय अवस्था में उपस्थित है, तो यहाँ पर ये कौन सी अवस्था में उपस्थित रहेगा, एक्वस, मतलब जलीय विलयन में उपस्थित है। और क्लोरीन है, इसका कौन सा ऋणायन बन जाएगा, Cl- बन जाएगा, लेकिन ये भी कौन सी अवस्था में उपस्थित होगा, एक्वस, जलीय अवस्था में। तो देखिए यहाँ पर दूसरा वाला कारण लगा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस थी, अगर इसको विलायक में घोलते हो तो विलयन में इसका क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है, तो इसीलिए इसकी भी क्या हो गई थी, घुलनशीलता या विलयशीलता अत्यधिक हो गई थी। तीसरी वाली जो गैस थी कौन सी थी, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस, और इसको किसमें घोल रहे हो आप, विलायक कौन सा ले रखा है, जल, और जल की भौतिक अवस्था कौन सी होती है, लिक्विड होता है, द्रव अवस्था। और सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी प्रकृति की होती है, गैसीय प्रकृति की। तो एक प्रक्रम आता है संपर्क विधि, जिसके अपन क्या करते हैं, यहाँ पर निर्माण करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो जैसे ये वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, जल के साथ अगर अभिक्रिया करेगी तो एक यौगिक का निर्माण होगा, और उस वाली यौगिक का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों रीजन समझ में आ जाने चाहिए। ऐसी गैस जो या तो विलायक के अंदर क्या कर ले, नए यौगिकों का निर्माण कर ले, अथवा विलयन में आयनित हो जाती है, उनकी विलयशीलता विलायक में क्या होती है, अत्यधिक होती है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ से। सेकंड देखिए, सेकंड वाला पॉइंट देखिए, ऑक्सीजन से रिलेट करके दे रखा है। क्या सेकंड वाला पॉइंट है, ऑक्सीजन रुधिर में अधिक विलयशील होती है, क्योंकि ये रुधिर के हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी ऑक्सीजन गैस होती है वो रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु उपस्थित रहती है, आयरन उपस्थित रहती है। और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। तो ऑक्सीजन है वो रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके नया यौगिक बना रही है, और नए यौगिक को क्या बोला आपने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन की रुधिर में विलयशीलता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तीसरा वाला कारण देखिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आदि गैसें अपेक्षाकृत कम विलयशील होती है, लेकिन एथिल अल्कोहल का मीनिंग क्या है, C2H5OH, लेकिन एथिल अल्कोहल में अधिक विलयशील होती है। तो यहाँ पर आप एक नियम पढ़कर आते हो, विलयता का क्या, सम्मान को घोलता है। इसका मतलब क्या है, अगर ध्रुवीय यौगिक है ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अध्रुवीय यौगिक है अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। तो यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनमें किसी भी प्रकार की ध्रुवणता नहीं है। ध्रुवणता नहीं है का मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस और माइनस का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु है। किस प्रकार से आबंधित होते हैं, नाइट्रोजन के मध्य ट्रिपल बंध होता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के मध्य कौन सा बंध होता है, द्विबंध होता है। और हाइड्रोजन के मध्य कौन सा बंध होगा, एकल बंध। दोनों परमाणु नाइट्रोजन के है, तो दोनों की विद्युत ऋणता क्या है, एक समान है। तो किसी भी नाइट्रोजन परमाणु पर ना ही तो प्लस आएगा ना ही माइनस आएगा। सेम कहानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए। तो इसी कारण ये गैसें है वो कम विलयशील होती है। तो फिर किसमें अधिक विलयशील होगी, तो फिर इनकी विलयशीलता अधिक होती है एथिल अल्कोहल में। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, गैसों की विलयता अवशोषण गुणांक पर भी निर्भर करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, अवशोषण गुणांक। मतलब कोई भी गैस है उसकी विलयता किस पर निर्भर करती है, अवशोषण गुणांक पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। जिन गैसों का अवशोषण गुणांक अधिक होता है उनकी विलयता भी अधिक होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लीजिए आपको 3 से 4 गैसें दे दी और उनके अवशोषण गुणांक का मान दे दिया, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जिस भी गैस के लिए अवशोषण गुणांक का मान जितना अधिक होगा उस गैस की विलायक में विलयता उतनी क्या होती है, अधिक होती है। तो मतलब आप यहां से क्या बोल सकते हो, गैसों की विलयता समानुपाती अवशोषण गुणांक। क्या यहां से संबंध बन जाएगा, गैसों की विलयता समानुपाती अवशोषण गुणांक। मतलब जितना ज्यादा अवशोषण गुणांक होगा गैस का, उसकी विलयता विलायक में उतनी क्या होती है, अधिक होती है।
अब देखो ये वाला क्रम आपको ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्रम होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अमोनिया NH3, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H2 मीनिंग एसिटिलीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये ऑर्डर से कई बार आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ रखा है। तो ये वाला आपको ये जो ऑर्डर जो टेबल बना रखी है यहाँ पर, ये वाला ऑर्डर आपको लर्न करना पड़ेगा। और लर्न करने का मैं मेथड बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेथड से आप इसको याद कर सकते हो। कौन से मेथड से? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। तो विद्युत ऋणता के अनुसार ये सोल्व हो जाएगा। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है क्लोरीन से, उसके बाद में सल्फर आता है, और उसके बाद में कार्बन आता है, और उसके बाद में ऑक्सीजन आता है। तो यहाँ पर देखो विद्युत ऋणता के संबंध में आपको इन्हीं के लिए अप्लाई करना है। विद्युत ऋणता कहां तक? कार्बन डाइऑक्साइड तक। इसके बाद में ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ये तो कैसी होगी? अध्रुवीय होगी, और अध्रुवीय होने के कारण इनकी विलयशीलता क्या होती है? कम होती है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पर तो कौन सा कारक लगेगा? अध्रुवीय वाला कारक लगेगा। और बाकी के जो ये आपके पास 6 जो गैसेज है, यहाँ पर कौन सा कारक से सोल्व कर सकते हो? आप विद्युत ऋणता से सोल्व कर सकते हो। तो ये वाला जो ऑर्डर है क्रम में याद कर लेना, इससे डायरेक्ट सवाल आ सकता है। नेक्स्ट वाला देखिए, गैसों की विलायक में विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों का अपन अध्ययन कर रहे थे। उसमें अपन ने पहला कारक देखा था गैसों की प्रकृति से देखा था। दूसरा देखिए विलायक की प्रकृति। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था क्या कि सम्मान को गोलता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई गैस ध्रुवीय प्रकृति की है तो ध्रुवीय विलायक में विलय हो जाएगी। अगर गैस कौन सी प्रकृति की है? अगर आपके पास अध्रुवीय प्रकृति की है तो अध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाएगी? उनकी विलयशीलता अधिक होगी। तो देखिए दूसरा वाला कारक जो गैसों की विलयता को प्रभावित करता है विलायक में, कौन सा है? विलायक की प्रकृति। मतलब विलायक कौन सी प्रकृति का, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो देखिए यहां पर गैस की विलयता पर विलायक की प्रकृति के प्रभाव के संदर्भ में यह देखा गया है कि वे गैसें जिनमें ध्रुवीय अणु होते हैं अध्रुवीय विलायकों की अपेक्षा ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलयशील होती है। तो मतलब वही सेंटेंस यहाँ पर रिपीट हो रहा है, सम्मान को गोलता है। मतलब जो ध्रुवीय गैस है वो ध्रुवीय विलायक में अधिक विलयशील होती है, और अध्रुवीय जो गैस है वो अध्रुवीय विलायकों में अत्यधिक विलयशील होती है। उदाहरण देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अभी अपन सोल्व करके आइए। हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या है? दोनों परमाणु अलग अलग है, तो कम विद्युत ऋणी कौन है? हाइड्रोजन। तो इस पर तो आंशिक धनावेश आता है। अधिक ऋणावेश कौन है? अधिक विद्युत ऋणता किसकी है? क्लोरीन की। तो इस पर क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। मतलब धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो गया तो मतलब ये कौन सी प्रकृति का हो गया? ध्रुवीय प्रकृति का। ध्रुवीय प्रकृति का हो गया तो कौन सी विलायक में विलय होगी? ध्रुवीय विलायक में। और ध्रुवीय विलायक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा होता है? जल होता है, H2O। तो ये जल है जो H2 है वो कौन सी विलायक का एग्जाम्पल है? ध्रुवीय विलायक का एग्जाम्पल है। कौन सी विलायक का एग्जाम्पल है? ध्रुवीय। और अध्रुवीय के एग्जाम्पल होते हैं आपके बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 है। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? अध्रुवीय विलायक के एग्जाम्पल है। किसके उदाहरण है? अध्रुवीय के। तो यहाँ पर देखिए HCl कौन सी प्रकृति की होगी? ध्रुवीय प्रकृति की है तो कौन सी विलायक में विलय होगी? जल में विलय होगी। और अध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होगी। मतलब बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, इन विलायकों में इनकी विलयता क्या होगी? कम होगी। तो उदाहरण देखो, बड़ा अच्छा उदाहरण है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बेंजीन की अपेक्षा, ये क्या है यहाँ पर? बेंजीन की अपेक्षा जल में अधिक विलयशील होती है। कारण क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड ध्रुवीय प्रकृति की और जल भी कौन सा विलायक होता है? ध्रुवीय प्रकृति का। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की जो विलयता है जल में अधिक होती है, किसकी तुलना में? बेंजीन की तुलना में। क्योंकि बेंजीन कौन सा विलायक होता है? अध्रुवीय विलायक होता है। तीसरा प्रभाव देखिए, ताप का प्रभाव। मतलब ताप है वो गैसों की विलयता को विलायक में किस प्रकार से प्रभावित करता है? ताप का प्रभाव। ला-सातिल्य सिद्धांत के अनुसार स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि से गैसों की विलयता घटती है। ये ध्यान रखना है। जब भी आपने कांस्टेंट प्रेशर ले लिया, मीनिंग स्थिर दाब है, और अगर आप उस पर क्या कर रही हो? तापमान बढ़ा रही हो, तो उस वाली स्थिति में जो गैसों की विलयता विलायक में क्या होती है? घटती है। अब घटने का कारण क्या? इंपोर्टेंट कारण आना चाहिए। क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस के अणुओं की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ती है,
जिससे गैस के बाहर निकलने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। ये तो सार्वत्रिक सत्य है क्या, कि जब जब आप तापमान बढ़ाओगे तो गैसों के जो अणु हैं उनकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब गैसों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो फिर वो विलायक के अंदर विलय नहीं होगी। क्या करेगी, जो भी पात्र में आपने गैस भर रखी है वो उस वाले पात्र से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, निष्कासित हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि स्थिर दाब पर अगर तापमान में वृद्धि करते हो तो उस वाली कंडीशन में गैसों की विलयता विलायक में घटती है। घटने का कारण क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ाने पर द्रव में गैसों की अणुओं की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे गैस के बाहर निकलने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद मेंशन कर रखा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट सवाल आ सकता है क्योंकि अपवाद पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैस, दो गैस ध्यान रखनी है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा है, हीलियम। ये इस नियम का पालन नहीं करती है, मतलब तापमान बढ़ाने पर इनकी विलयता नहीं घटती है। अपवाद कौन सा है, हाइड्रोजन व हीलियम के घुलने पर उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का अवशोषण हो रहा है मतलब यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और जिस भी प्रक्रम के लिए डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है उसके अंदर आप जितना अधिक तापमान बढ़ाओगे वो प्रक्रम उतना ही अधिक होगा। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के लिए डेल्टा एच का मान कैसा होता है, धनात्मक होता है, अर्थात तापमान बढ़ाने पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस की विलयता विलायक में बढ़ती है। अतः इन गैसों की विलयता बढ़ती है यदि तापमान में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। तो अपवाद ध्यान रखना है, सामान्यतः जितनी भी गैस है उनकी विलयता घटती है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम गैस है इनकी विलयता तापमान बढ़ाने पर विलायक में बढ़ती है। नेक्स्ट वाला कारक देखिए, दाब का प्रभाव। और दाब के प्रभाव को कौन सा बोलते हो आप, हेनरी का नियम बोलते हो। और हेनरी का क्या नियम है, कौन सा ग्राफ बनता है, हेनरी नियम की क्या सीमाएं हैं और हेनरी नियम की क्या अनुप्रयोग है, इसका एक टोटल वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट के अंदर है। प्लेलिस्ट के अंदर देखना, यूट्यूब चैनल पर एलसीपी केमिस्ट्री पहले सर्च करना, उसको बाद में जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट पर आप जब क्लिक करोगे तो वहां पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है विलियन की। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो विलियन के अंदर आपको हेनरी का नियम से हेडिंग है वो वाला वीडियो मिल जाएगा, और उसमें आप हेनरी के नियम का ब्रॉडली क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं मैं, दाब का प्रभाव किस प्रकार से होगा। हम जानते हैं कि गैसों की प्रकृति दाब से बहुत अधिक प्रभावित होती है। ये आप ठोस अवस्था में भी पढ़ते हो कि गैसें है वो क्या होती है, अत्यधिक संपीड़ित होती है, जबकि जो ठोस है वो क्या होती है, असंपीड़ित होते हैं। मतलब गैसों पर दाब लगाकर आप उनका क्या कर सकते हो, उनको कंप्रेस कर सकते हो, उनको संपीड़ित कर सकते हो। गैसों के अन्य गुणों की भांति इसकी विलयता भी दाब से क्या होती है, प्रभावित होती है। सर्वप्रथम वैज्ञानिक था कौन सा, हेनरी ने विभिन्न गैसों की विलयता पर दाब का अध्ययन किया और उनसे एक मात्रात्मक संबंध, क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया, जिसे आप क्या बोलते हो, हेनरी का नियम बोलते हो। अब वो हेनरी का नियम क्या है, स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा क्या स्टेटमेंट है, स्थिर ताप पर दाब का प्रभाव देख रहे हो तो आपने स्थिर किसको कर दिया, तापमान को स्थिर कर दिया। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में उस गैस के द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। मतलब यहां से जो आपके पास रिलेशन बनेगा हेनरी नियम का, तो वो रिलेशन क्या बन जाएगा, m समानुपाती p बन जाएगा। जैसे आप इसको आगे सोल्व करोगे तो m समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो क्या लेना पड़ेगा, नियंतांक, और नियंतांक क्या लेते हो यहाँ पर kh, इसको बोलते हो हेनरी नियंतांक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो इस वाले कथन का ये रिलेशन होता है m इक्वल टू KHP, जहां पर KH का मतलब क्या है, हेनरी स्थिरांक है, P का मीनिंग क्या हो जाएगा, द्रव्य की सतह पर गैस का वाष्प दाब, और m का मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी भी विलयन के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में उस गैस द्वारा
लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। इसी को कौन सा नियम बोलते हो? हेनरी का नियम बोलते हो। तो इससे कौन सा रिलेशन बन जाएगा? एम समानुपाती पी। समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो नियंतांक लेना पड़ेगा। नियंतांक कौन सा लिया है? के एच को क्या बोलते हो? हेनरी नियंतांक बोलते हो। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बन जाएगा? एम इक्वल टू के एच पी बन जाएगा। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है। थैंक यू।